तो आप यहाँ पे देख सकते हो बीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है 2024 का। और इसमें बताया गया है कि इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जी हाँ, ये 69th बीपीएससी एग्ज़ाम से इंटीग्रेटेड ये लिया जाने लगा है। ठीक है, तो यानी कि अगला 78th बीपीएससी भी इंटीग्रेटेड लिया जाएगा। इंटीग्रेटेड यानी कि इसके साथ ही बीपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम तो है ही, साथ में इसका सीडीपीओ है और एक दो और एग्ज़ाम्स भी शामिल है। तो तीनों चारों एग्ज़ाम का जो है इंटीग्रेटेड पेपर लिया जाता है। तो इस एग्ज़ाम को ना फिक्स कर दिया गया है डेट इसका कि 30 सितंबर को 30 सितंबर को हर साल ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स का ले लिया जाएगा। और प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आपको हर साल 3 नवंबर को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और मेंस या फिर कहें रिटन एग्ज़ाम जो होगा आपका हर साल 3 से 7 जनवरी को होने वाला है। रिज़ल्ट आपका मेंस का आ जाएगा 31 जुलाई को। और इंटरव्यू हर साल 17 से 28 अगस्त को लिया जाएगा। और फाइनल रिज़ल्ट हर साल 31 अगस्त को आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि एकदम बिल्कुल डेट फिक्स कर दिया गया है। आपके पास हर चीज़ आपको अवेलेबल, आपको पता है कि हाँ यहाँ इस टारगेट पे देखिए। अगर आपके पास आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कब तक जाना है, तो आप थोड़ा सा होगे कि अरे कितना करें, क्या करें, कैसे करें। लेकिन आपको जब पता है कि अरे यहाँ से यहीं तक तो हमें जाना है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक में पूरा प्लान अपना फिट कर लोगे, अपना पूरा रूटीन वगैरह फिट कर लोगे। ठीक है कि चलो इतना तक बिल्कुल हम एकदम तैयार कर लेंगे और ये वाला पार्ट जो होगा रिवीजन के लिए हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है और आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे अब 78th बीपीएससी को अगर लिया जाए तो 2024 में 30 सितंबर को होगा और 2025 के 31 अगस्त को इसका रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और इसमें हम जानेंगे वो क्या क्या बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्टैंडर्ड बुक होते हैं और वो क्या स्ट्रेटजी लगेगी जिससे बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की। तो देखिए, ऑलरेडी हमने सिलेबस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लिया है बीपीएससी के लिए। आज हमने उन्हीं सिलेबस को एनालाइज करके क्या क्या सब्जेक्ट उसमें हैं वो हमने सीधा सीधा आपके सामने रख दिया है। तो इसमें क्या क्या है, करेंट अफेयर्स होगा हमारा, हिस्ट्री होगा, साइंस एंड टेक होगा, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैथ्स एंड डीआई, एसे, ऑप्शनल पेपर। हालांकि ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग है और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या इसको कौन सा ऑप्शनल पेपर लेते हो। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ आप देखिएगा, ये हम सिर्फ प्री के लिए स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट नहीं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्री प्लस मेंस, क्योंकि यही निकालना ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ प्री निकालने का मतलब नहीं होता बीपीएससी एग्ज़ाम। प्री मेंस की प्रिपरेशन के दौरान जैसे जैसे मैं स्ट्रेटजी जो बताऊंगा उससे फॉलो कीजिएगा। प्री और मेंस के प्रिपरेशन के दौरान ही आपका ये इंटरव्यू वाला पार्ट होता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में कई इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो मॉक टेस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत कोर्स वगैरह करवाते हैं। तो उसमें आप जाकर कर लीजिएगा तो वो थोड़ा बहुत हो जाएगा। उसके लिए टाइम मिलता है, 1-2 महीने टाइम रहेगा ही, तो वो आपका इंटरव्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा इस बुक लिस्ट में पहले नंबर पे है करेंट अफेयर्स का मैगज़ीन। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और करेंट अफेयर्स हमारा नेशनल और इंटरनेशनल के साथ साथ बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स भी हमें प्रिपेयर करना होता है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा 2 मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर तो होना ही होना है। ये तो बेस्ट है, यानी कि मस्ट है। पहले नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं भी लोग पढ़ता था फिर भी काम चल जाता था। लेकिन फ़िलहाल के टाइम में ऐसा हो गया है कि आपको न्यूज़पेपर तो बिल्कुल बेबी आई हो चुका है। इधर कुछ एग्ज़ाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें करनी है। ईयरली ये मैगज़ीन लेना है। ठीक है, ईयरली मैगज़ीन जब एग्ज़ाम
आपका होगा, यानी 30 सितंबर को एग्ज़ाम है तो उसके 1-2 महीने पहले ये सब बुक आते हैं। या तो आप दो एक ही बुक लीजिए, या तो स्पीडी का ये ईयरली ले लीजिए या फिर एडुटेरिया का ये ईयरली ले लीजिए। ठीक है, दोनों का एक एक ही बुक लीजिएगा ईयरली। और साथ में जैसे अगर बिहार स्पेशल भी है तो बिहार स्पेशल के भी एडुटेरिया लेकर आता है एक बुक। ठीक है, एडुटेरिया बिहार स्पेशल के लिए ही लेकर आता है, तो वो आप ले सकते हो एडुटेरिया का। तो इससे आप करेंट अफेयर्स पूरा कर सकते हो। डेली बेसिस पे आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए। द हिंदू बेस्ट न्यूज़पेपर है सिविल सर्वेंट प्रिपरेशन के लिए, सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए है। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए। और जो हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप जनशता एक आता है वो पढ़िए, या फिर आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, दैनिक जागरण, लेकिन ये लोकल वाला नहीं, आपको ये दैनिक जागरण जो है वो नेशनल लेवल यानी दिल्ली लेवल वाला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो दैनिक जागरण आप पढ़ सकते हैं, और द हिंदू को तो है ये आपको डेली पढ़ना है। और कैसे क्या पढ़ना है इस पर मैं कंप्लीट सेशन लेकर आऊँगा, चीज़ें उसकी घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम देना है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर में देना नहीं है आपको। फिर बात आता है कि सर हमको हमें से प्रीलिम्स में करंट अफेयर थोड़ी पूछे जाते हैं, मेंस में भी तो पूछे जाते हैं। तो मेंस के लिए मैं लेकर आया हूँ विज़न आईएएस का। जी हाँ, विज़न आईएएस का मैगज़ीन, ये मंथली आप देख सकते हो। ये आपको लेना बहुत ही ज़रूरी होगा। इसका हार्ड कॉपी भी आता है, सॉफ्ट कॉपी भी आता है। ठीक है, यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में भी आता है, और आप मार्केट से इसका हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हो बिल्कुल मैगज़ीन की तरह। ठीक है, और ये सब को जो भी मैं बता रहा हूँ ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के स्टूडेंट के लिए आता है। ठीक है, तो घबराने की बात है नहीं किसी को। मंथली वाइज देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी मैं एक सेशन लेकर आऊँगा। देखिए, आपको चैनल से जुड़ जाना है, अभी बीपीएससी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो भी होता है सब आपको आप पता ही होगा, आप लोग ज़्यादा जानते हो, तो उसको आप दबा देना। क्योंकि मैं एक एक चीज़ पे आपको वीडियो लाऊंगा। जी हाँ, एक भी पॉइंट आपके लिए मैं छोड़ूंगा नहीं, सारा कुछ एग्ज़ाम से पहले आपका मैं क्लियर कर दूंगा। तभी आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट नज़र आओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप करिएगा। ये करेंट अफेयर्स मैगजीन्स के लिए हो गया। ठीक है, और साथ में ऐसा नहीं है, मैं चैनल पे करेंट अफेयर्स भी लेकर आऊँगा, नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ बिहार स्पेशल भी लेकर आऊँगा। और देखिए, करेंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इससे आपको प्रीलिम्स में करीबन 30 to 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और आपको पता होगा हिस्ट्री में जो 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, जिसमें मॉडर्न पार्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, एंशिएंट एंड मिडाइवल से बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका प्रॉब्लम आ सकता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आपको पढ़ना तो ज़रूरी है, और इसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। तो पुरानी वाली एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कौन सी वाली, आर एस शर्मा का एंशिएंट आपको लेना है। ठीक है, सतीश चंद्रा का मिडाइवल इंडिया लेना है, ये वाला। ठीक है, ये सब 11th क्लास की है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक है। ठीक है, ये 11th की है। और एक मॉडर्न हिस्ट्री का आप लीजिएगा बिपिन चंद्र का, ये 12th की बुक आ गई आपकी, 12th की मॉडर्न इंडिया। ये बिपिन चंद्रा का जो आता है वो वाला लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत है। आपको मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, क्योंकि एमसीक्यू को जब आप प्रीलिम्स दे रहे होगे तो इससे भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे ज़्यादातर सवाल। और जब मेंस में जाओगे तो मेंस में तो ऑब्वियसली मॉडर्न से पूछा ही जाता है। उस मेंस के लिए एंशिएंट और मिडाइवल की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
मेंस में एंशिएंट और मेडाइवल से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, मेंस में मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मॉडर्न हिस्ट्री का राजीव अहीर का ये मॉडर्न इंडिया, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसके आप हो सकता है इसके जो कवर है बदल 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 रहा हो, क्योंकि ये हर बार बदल जाता है ये कवर। ठीक है, तो नहीं तो ये भी हो सकता है, ये मैं लेटेस्ट ऐसे मैं लाने की कोशिश किया है मैंने। तो राजीव अहीर का ये स्पेक्ट्रम का बुक आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चाहिए, और साथ में बिपिन चंद्रा का ये एनसीईआरटी वाला, ये तीनों जो है ये एनसीईआरटी है। और किसका है, कौन से लेखक हैं, वो हमने आपको बता दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये। देखिए हिस्ट्री से भी आप सवाल जो है वो 30 to 35 ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हिस्ट्री और इसका लगभग वेटेज सेम अब तक देखा गया है, ऐसा कुछ कहता नहीं है बीपीएससी, बट ऐसा अब तक प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा गया है। साइंस से अगर देखो तो यहाँ से आपको 20 to 25 सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स की हम बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको लेनी होगी। एक तो पढ़ना होगा आपको 6 to 12 का एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी का जो बुक है ये कुछ बदला सुदला नहीं है, जो भी बुक रहा है वो आप यहाँ से परचेज कर लेना। परचेज करोगे या फिर आपको अगर पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के वेबसाइट से। तो एनसीईआरटी आपको 6 to 12 पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर जैसे ही देखोगे आपको समझ आएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स से जो सवाल पूछे गए हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल हैं। ठीक है, तो आपको 6 to 12 ये साइंस के लिए पढ़ना ही होगा। और जहाँ तक बात टेक की बात है तो ये वही आप जब विज़न आईएएस का जो मैगज़ीन लोगे करंट अफेयर्स के लिए, उसी में आपका ये टेक का भी एक सेशन वहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा, जो जहाँ से आप टेक इसका पढ़ लोगे। ठीक है, और जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे द हिंदू वगैरह का तो उसमें भी टेक से जब जो भी आर्टिकल होंगे वो उसको ज़रूर पढ़ना। ठीक है, जो भी बुक मैं बता रहा हूँ सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। मैं बार बार हिंदी इंग्लिश नहीं बोल रहा, ठीक है, लेकिन आप समझ जाना। अब बिहार स्पेशल भी हमें पढ़ना होगा। ऑब्वियसली बीपीएससी बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार स्पेशल से आपसे सवाल पूछेगा ही, बिहार की हिस्ट्री जोग्राफी से आपसे पूछेगा ही, पॉलिटी से आपसे पूछेगा ही। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट बुक जो फ़िलहाल हमने देखा है उसमें क्राउन और बिहार समग्र है। ठीक है, इसमें आपको बिहार से रिलेटेड प्री प्लस मेंस दोनों के ही कंटेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में जब इंटरव्यू से अगर आपसे बिहार रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाता है तो आपको वो इंटरव्यू का कॉन्टेक्स्ट जो है वो इन सारे बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, या आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम दोनों को मैच करके पढ़ना है तो ठीक है अब ले लो, क्योंकि कंटेंट सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ दूसरा कंटेंट हो जाएगा, इसमें कुछ दूसरा कंटेंट हो जाएगा, कंटेंट सेम ही रहता है। दूसरा राइटर बस उसको इधर उधर थोड़ा बहुत करके लिख देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसमें पढ़ना है हमें क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में। और ये सारा कुछ मैं जो बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ किस बेसिस पे, तो प्रीवियस ईयर्स पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे। प्रीवियस ईयर्स पेपर जब एनालाइज करोगे आप समझोगे कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है बीपीएससी एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का क्लास 6 to 12 आपको पढ़ना होगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स का सेक्टर। देखिए इकोनॉमिक्स कुछ टाइम पहले बहुत ही लिमिटेड होता था, यानी कि बिहार बजट पढ़ लीजिए, साथ में यूनियन बजट पढ़ लीजिए, साथ में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, या फिर यूनियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए। तो इन सारे चीज़ों से ना हमारा इकोनॉमिक्स जो है वो निकल जाता था। ठीक है, ऐसे ये पहले इतना से काम चल जाता था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्वेश्चंस नहीं पूछता था बीपीएससी।
लेकिन फ़िलहाल के पेपर देखे गए हैं इधर एक दो, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा पैटर्न भी चेंज किया है और उस चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आप अगर देखो तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी का पढ़ना होगा, क्लास 11 और 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होगा वो पढ़िएगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 12 का मिलेगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़िएगा। और एनसीईआरटी का क्लास 11 का भी पढ़िएगा, ठीक है। और फिर तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब आता है तो वो तो आपको पढ़ना ही होगा। और बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीज़ों के लिए हम काहे के लिए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो मैं खुद ही आपको चैनल पे अपडेट कर दूंगा, बिल्कुल एक एक इम्पॉर्टेंट डेटा के साथ, इम्पॉर्टेंट टर्म्स के साथ मैं अपडेट करूंगा। और देखिए काफ़ी अब टर्म्स से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है बीपीएससी, तो ये सब चीज़ें तो आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में आप ना रमेश सिंह का एक बुक रखना, रमेश सिंह का ये इकोनॉमिक्स, ये थोड़ी मोटी बुक रहती है इकोनॉमिक्स की, इसमें आपको कोई पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। रमेश सिंह की बुक आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए रखना है कि कई टर्म्स जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए रहेंगे, जिसको एनसीईआरटी डिफाइन नहीं करता है, वो सीधा लिख के आगे बढ़ जाता है एनसीईआरटी, ठीक है। तो उस टर्म्स को आप रमेश सिंह में देख सकते हो बहुत ही ईजिली तरीके से, और उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ें आप यहाँ पे रमेश सिंह से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमिक्स आप यहाँ से आप कर सकते हो। देखिए मैं साथ में सब करवा रहा हूँ, यानी कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और एसए पेपर, ये सब का साथ में ही मैं दे रहा हूँ। ये सब कैटेगराइजेशन जो है वो मैंने सिलेबस में आपको बता दिया था। तो अब देखिए पॉलिटी, जो कि जीएस पेपर 2 में आता है, इसके लिए हमें एनसीईआरटी 11 और 12 पढ़ना है, और साथ में लक्ष्मीकांत का बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लक्ष्मीकांत का बुक। ये पॉलिटी जो है ना, इससे अलग आएगा ही नहीं, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल टाइप जो है वो लिखने को आता है अगर, तो आप उसको एनसीईआरटी का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास 11th और 12th का, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी के लिए हो गया। अब आते हैं मैथ्स और डीआई। देखिए पॉलिटी से प्रीलिम्स में तो अब तक देखा गया है, देखिए आगे का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बीपीएससी बोलता नहीं है कि हम भाई इतना ही क्वेश्चन नंबर देंगे, ठीक है। पॉलिटी का अब तक देखा गया है कि 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं, एक बार इससे 15 सवाल भी पूछे गए थे, लेकिन आगे का कोई ध्यान नहीं। हो सकता है कि जो मैं हिस्ट्री में बता रहा हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन, हो सकता है पॉलिटी से 30 से 35 क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ऐसा कोई सिलेबस में उसने लिखा नहीं है, ठीक है। तो कई कई टीचर जो है इसलिए सिर्फ बता, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में इसी तरह से सवाल पूछे गए हैं, तो लोग बताते हैं कि पॉलिटी से आपका प्रीलिम्स में 10 से 12 सवाल आएंगे, लेकिन आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इस जो भी सब्जेक्ट्स है उसको प्रॉपर तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, किसी को लाइटली नहीं लेना है। फिर आ जाते हैं मैथ्स में अब तक सिर्फ 10 सवाल पूछे जाते हैं, और मैथ्स का प्रीलिम्स की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं। और देखिए मैथ्स का कुछ ज़्यादा बढ़ने का कोई ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड ज़्यादा सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए तो ऐसा ही है, चल रहा है, लेकिन आगे क्या होता है देखा जाएगा, ठीक है। और फिर मेंस में आपसे डीआई पूछता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन ये होता है जीएस पेपर 1 का, ठीक है। 72 मार्क्स का यहाँ पे बनाना होता है, और बाकी जो भी जीएस पेपर है उसमें तो आप पूरा का पूरा 100% मार्क्स नहीं ला सकते, लेकिन ये एक डीआई ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आप 100% यानी कि 72 मार्क्स का 72 मार्क्स ला सकते हो, अगर आपने सारे डीआई सही किए तो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आरएस अग्रवाल का बुक खरीदिए। ये मैथ्स के लिए, मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए आरएस अग्रवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपको सारा कुछ बन जाएगा, बहुत हाई लेवल का मैथ्स नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल ही 10th लेवल का मैथ होता है, 9th 10th लेवल के, तो वो आप यहाँ से टैकल कर सकते हो। मैथ के साथ थोड़ा बहुत रीजनिंग भी रहता है, ये भी एक ध्यान रखिएगा,
इसमें थोड़ा बहुत रीजनिंग भी पूछता है, तो कुछ रीजनिंग वीजनिंग भी थोड़ा बहुत आप यहाँ से करते जाइएगा। और जहाँ तक डीआई की देखिए, तो डीआई का एक बुक आता है स्पेक्ट्रम का ही, वो आप ले सकते हैं, या कोई भी आपको डीआई का थोड़ा वो छोटा मोटा बुक, पतला पत्ती सी बुक अगर मिल जाती है डीआई के, तो उसको लेकर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और बाकी तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस कर लोगे, डीआई आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इसको बढ़िया कर लेते हो तो ये 72 मार्क्स जो है वो मेंस में आपका बेनिफिट पहुंचाएगा, अगर किसी और भी जीएस पेपर में आपका मार्क्स कम आया तो। अब एक आइए नए सेक्शन पे। इससे पेपर बीपीएससी ने पहली बार लागू किया है 69th में, ठीक है, 68th में। 68th बीपीएससी और 69th बीपीएससी, इन दोनों ही बीपीएससी में पहली बार ने एस्से पेपर से सवाल पूछे हैं, एस्से से सवाल पूछे हैं, निबंध राइटिंग यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो अब जो है एस्से पेपर भी रहेगा, और ये एस्से पेपर जो है वो 300 मार्क्स का है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जीएस पेपर 1 उतना मैंने बुक बताया, और जीएस पेपर 2 दोनों, इसको ये 300 मार्क्स में और ये 300 मार्क्स में, लेकिन जीएस जो एस्से पेपर है ये अकेला ही 300 मार्क्स का है, ठीक है। क्योंकि जीएस पेपर 1 में कई कई सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे, करेंट अफेयर्स हो गया आपका, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फिर आपका हो गया डीआई। जीएस पेपर 2 में आपका क्या हो गया, तो पॉलिटी हो गया आपका, साइंस एंड टेक हो गया, और एक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो ये इतने सब्जेक्ट मिलाकर जीएस 2 हुआ, इतने सब्जेक्ट मिलाकर जीएस 1 हुआ, तब 300 मार्क्स का। और इससे पेपर अकेला ही 300 मार्क्स का होगा, तो इम्पोर्टेंस तो रखता ही है, सब समझ रहे हो, ठीक है। तो एस्से पेपर के लिए आपको दृष्टि का एक आता है, दृष्टि आईएएस एस्से बुक। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आता है, जी हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। ये एस्से पेपर का ये आपको मैं दिखा रहा हूँ 5th एडिशन का, ये बिल्कुल न्यू वाला ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आप खरीद लेना। और ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, इससे बिल्कुल आपको लिखना भी होगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बिना लिखे तो होना ही पॉसिबल नहीं है। तो सारे स्टैंडर्ड बुक हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ये सब कुछ स्टैंडर्ड बुक है। अगर साइड में आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट वगैरह जो आप सोच रहे हो, जी ऑब्वियसली सोच रहे होगे, वो सब पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक आपको पहले फॉलो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पहले फॉलो करोगे तो फिर आपके लूसेंट कुछ है, आप लूसेंट को बस देखोगे, फटाफट 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 देखते देखते वो सब कुछ ख़त्म कर दोगे, एकदम बिल्कुल रिवीजन की तरह वो काम करेगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बुक आपको पहले फॉलो करना है। सारे बुक आप ख़रीद लीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, आपके पास वक्त बहुत कम है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब स्ट्रेटजी। अच्छा सर, आपने बता दिया कौन कौन सी बुकें हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं, किस में क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन पढ़ें कैसे, क्या स्ट्रेटजी हो। तो देखिए, शुरुआत करना कैसे है। तो आपको शुरुआत तो करना है सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। मार्केट में जाइए, शॉप में, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन केबीसी का भी मिलता है, केबीसी नैनो का, वो भी आप ले सकते हैं, या जो भी आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बुक दे रहा है वो आप ख़रीद लीजिए। उसमें सॉल्यूशन वगैरह भी आपको रहेगा, सॉल्व पेपर रहेगा, ठीक है। प्री का भी ले लीजिए, प्लस मेंस का भी ले लीजिए, ठीक है। दोनों का आपको मिल जाएगा अलग अलग, ये प्री का अलग बुक आएगा, मेंस का अलग बुक आएगा, ठीक है। अब इनको पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, इसमें टाइम दीजिए, कम से कम 4-5 दिन 10 दिन जो भी आप लगा सकते हो। शुरुआत के जब आप ये शुरुआत कर रहे हो तैयारी के, पढ़ने के, उसमें बहुत ही बढ़िया से आप इसको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को पढ़ने में, एनालाइज करने में टाइम थोड़ा दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। घबराइएगा नहीं कि अरे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते रह जाएंगे तो और क्या चीज़ पढ़ेंगे, नहीं नहीं, घबराना आपको नहीं है। आप एक बार पढ़ो, तो उसके बाद आप देखो ना कि क्या क्या होता है जादू,
ठीक है। तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ लोगे, इसके थोड़ा बहुत अपना देख लोगे, एनालाइज कर लोगे, समझ आ जाएगा। फिर बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो फिर तो आप पढ़ ही सकते हो। उसके बाद मैंने सिलेबस बताया है, लेकिन फिर भी आप खुद से अपना अपना सिलेबस देखो। आप बीपीएससी का वेबसाइट भी हमने बता दिया है, बीपीएससी के वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लो, ठीक है। और उसको 2 4 5 बार जो भी है आप देख लो बढ़िया से, बहुत ज़्यादा और अपना या हो तो इसको हार्ड कॉपी निकलवा के अपने टेबल पे रख लो, ठीक है। और कुछ बार बार देखते रहो कि किस तरह का सवाल इसमें पूछा जा रहा है, यानी कि किस तरह के टॉपिक से इसमें सवाल पूछने के लिए बोला जा रहा है। और फिर ये प्रीवियस ईयर्स पेपर को चेक करो कि देखो कि क्या सिलेबस में जिस तरह का सवाल पूछा रहा है उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या। तो इस तरह के थोड़ा बहुत एनालाइज आप करो, इसमें थोड़ा सा वक्त दो शुरुआत का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये कब करिएगा, जब आप 2 4 महीने पढ़ लीजिएगा ना, 2 4 महीने पढ़ने के बाद आप शुरुआत करिएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस का, ठीक है। ये या तो एक आप अपने तरीके से रूटीन बनाइएगा, आप अल्टरनेट डे पे रख सकते हैं, या फिर 2 दिन पे आप रख सकते हैं कि हाँ चलो इतना पढ़ लिया, उसके बाद एमसीक्यू के प्रैक्टिस हम करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कई बुक्स आते हैं, घटना चक्र आप ले लीजिए, ठीक है। घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो और भी कई एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, तो कोई कुछ भी से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कई ऑनलाइन ऐप्स आते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाता है, उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। फिर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। जब आप 3 4 महीने पढ़ लो, थोड़ा बहुत कुछ बुक्स पढ़ लो, अगर आपने, हाँ अगर जो लोगों ने पढ़ रखा है, मतलब कि बुक्स वगैरह उसने 1 आध 2 एग्ज़ाम भी दे रखा है, तो उन्हें तो अब बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस ही करना चाहिए, ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, फिर राइटिंग प्रैक्टिस, कम से कम एक एक जीएस का कुछ सवाल लिखो। देखो, या तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जो एनसीईआरटी बुक आप पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी बुक के लास्ट में ना जो भी चैप्टर पढ़ते हो उसके लास्ट में क्वेश्चंस आंसर रहते हैं, क्वेश्चन दिए रहते हैं कि इसका आंसर लिखो, तो बस उसी क्वेश्चंस का आप आंसर लिखो, डेली लिखो लेकिन, ठीक है। वो आपका राइटिंग प्रैक्टिस में काम आने वाला है। एक तो ये चीज़ें हो गई, फिर है एमसीक्यू के प्रैक्टिस, आपको हमने बता दिया। और साथ में जब एग्ज़ाम आने वाला है उसके 2 3 महीने, 2 या 3 महीने पहले आपको जो सही लगे टेस्ट सीरीज़ लीजिए, ठीक है। या तो अगर आप हार्ड कॉपी पे टेस्ट सीरीज़ देना पसंद करते हैं तो मार्केट में बहुत सी बुक्स मिलती है, उस बुक्स में टेस्ट सीरीज़ रहेंगे, 10 टेस्ट सीरीज़, 20 टेस्ट सीरीज़ ऐसे रहेंगे। तो वो टेस्ट सीरीज़ का बुक खरीद लीजिए और टेस्ट लगाइए डेली जब ये 2 3 महीना पहले हो गया तो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज लगाने के साथ साथ फिर आप अगर उसमें कोई भी गड़बड़ हो, वो वाला चैप्टर जाके पढ़िए, उसको देखिए, तो यहाँ से आपका चीज़ें कंप्लीट होता जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। टेस्ट सीरीज़ कितना लगाएं, कितने, देखिए टेस्ट सीरीज़ में कम से कम आपका एमसीक्यू जानते हैं कितना कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 3000 एमसीक्यू का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए टेस्ट सीरीज़ में, तब आप जाके वहाँ पे बिल्कुल फ्लुएंट होगे, बिल्कुल आपके पास फ्लुएंसी होगी। हालांकि आपको पहले से भी जो एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, इसमें भी कुछ आप करोगे कम से कम, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो एमसीक्यू का कम से कम 5000 का आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो या तो ये 3000 वाला टेस्ट सीरीज इसी टाइम एमसीक्यू के टाइम में ही प्रैक्टिस कर लो, फिर या तो टेस्ट सीरीज टाइम का 1 2 हज़ार टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यू। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि प्रीलिम्स जब तक आपका क्रैक होगा नहीं, आप मेंस इंटरव्यू के लिए जाओगे नहीं। तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस तो करना है। अब ठीक है सर, पीवाईक्यू हो गया, सिलेबस हो गया, टेस्ट सीरीज़ भी हो गया, एमसीक्यू प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ तो हो गया। लेकिन अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, इतना चीज़ हमने आपको बताया, अगर एक चीज़ नहीं है
तो ये सब कुछ बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ भी नहीं आपको बेनिफिट हुआ। आपने अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख भी लिया फिर भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर एक चीज़ और वो लास्ट चीज़ नहीं आपके पास है, सेल्फ मोटिवेशन। ढूंढिए आपके पास क्या मोटिवेशन है, आप क्यों बीपीएससी करना चाहते हैं, क्यों बीपीएससी का जॉब आप लेना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन है आपके पास? क्या फैमिली में कोई ऐसा मोटिवेशन है जिसके कारण होते? क्या आपके पास पैसों की कमी, क्या आपको जॉब लेना है, क्या आपको सक्सेसफुल होना है, क्या है आपके पास? क्या ऐसा मोटिवेशन है जिसके लिए आप बीपीएससी की तैयारी करने के लिए सोचा है आपने? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डेली डेली मोटिवेशनल वीडियो देखने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, वो अंदर से आपका इनर सेल्फ मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है। और डेली का एक चीज़ बनाइए, कम से कम 6 से 7 घंटे, ये एटलीस्ट मिनिमम टाइम है कि 6 से 7 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, भले ही जो लोग जॉब में हैं तो वो अपना 2 से 3 घंटा अपना दे के अपना वो उस तरह से निकाल लेते हैं कि उनके पास मोटिवेशन होता है। जो जॉब में ऑलरेडी है ना, उनके पास वो जॉब ही उनके लिए मोटिवेशन है कि जब मैं इस जॉब को मैंने कर लिया है, मैं ये जॉब कर सकता हूँ, तो मैं बीपीएससी भी निकाल सकता हूँ। तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मोटिवेशन की ज़रूरत वो पड़ता है जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई ही करना है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। और सेल्फ मोटिवेशन जब आपके पास, ये सब इंटरकनेक्टेड है, जैसे ही आपके पास सेल्फ मोटिवेशन होगा आपके पास कंटिन्यूटी होगी। क्योंकि अगर आपने ये किया, अरे आज हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं, आज तो रात भर पूरा पढ़ेंगे एकदम से, आपने पूरा पढ़ डाला एक दिन, और फिर आप अगले 2 से 3 दिनों तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल सुन्न, इधर उधर वैसे ही टाइम पास कर दिया, फ़ोन में टाइम पास कर दिया, रील वगैरह देखने में टाइम पास कर दिया, तो ऐसे नहीं होगा। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी, डेली 6 घंटा देना है तो देना है, या फिर हम अगर 5 घंटा देना है तो 5 ही घंटा देना है। हो सकता है कि कभी कभी इन 6 घंटा में 1 घंटे का कुछ टाइम वेस्ट, कहीं पे जाना पड़ गया या कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया, चाहे कुछ भी ऐसा हो गया, 1 घंटा या 2 घंटा वैसा कुछ हो गया, तो इसको फिर हम मैनेज करेंगे। अच्छा उस दिन 2 घंटा नहीं पढ़ा था, चलो आज 2 घंटा ज़्यादा पढ़ेंगे, चलो दूसरा दिन जब हम यदि पढ़ते रहेंगे तो 6 घंटा के बदले 8 घंटा पढ़ लेंगे, या फिर 6 घंटा बदले 7 घंटा पढ़ेंगे, तीसरा दिन फिर 7 घंटा पढ़ लेंगे। तो ऐसे करके हमने ये जो 2 घंटा हमने उस दिन नहीं पढ़ा था उसका मैनेज हो गया। ठीक है, ऐसे होगा और ये कंटिन्यूटी बना होगा। और सबसे लास्ट चीज़ ये रहेगा कि आपके पास सेल्फ ट्रस्ट होगा, खुद पे विश्वास कि हाँ जब हम बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हमने ठाना ही है तो अब कर लेंगे, अब इधर उधर क्या सोचना है, बस कर लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रस्ट बनाए रखिए और आज पे काम करिए, कल पे नहीं। अरे क्या होगा, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अरे वो इतना क्वेश्चंस आता है इसमें से अटेम्प्ट हो पाएगा नहीं, आज पे आपको काम करना है। आप अगर रेगुलर बेसिस पे आज काम कर रहे हो ना तो कल उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्रेटजी में ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और लास्ट वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये लास्ट वाला नहीं हुआ तो फिर आगे का ये सारा कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जितना हो सकता था हमने एग्जैक्ट चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है कि ताकि आप बिल्कुल इधर उधर की चीज़ों में भटके नहीं, आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता हो कि हाँ किससे हम कर सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, बिना किसी भटकाव के। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के अगले सेशन में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर हमसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।